सुप्रभात, शुभ दोपहरी, शुभ अपराह्न, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी को सादर नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वैश्विक महामारी के इस प्रकोप में मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में पूर्णतया सुरक्षित होंगे और सरकारी जो लॉकडाउन है उसका पूर्णतया पालन कर रहे होंगे। तो मेरी गुजारिश भी है, प्रार्थना भी है आपसे कि पूर्णतया पालन कीजिए। अब तक हमने ये समझा कि अनुस्वार क्या होता है, इसके क्या क्या नियम हैं, किस प्रकार हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अनुस्वार के समान एक अनुनासिक भी होता है, उसका किस प्रकार से हिंदी भाषा के शब्दों में, वर्तनी में प्रयोग किया जाता है, उसके क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अनुनासिक, नासिक महाराष्ट्र वाला नहीं, नासिक मतलब नासिका, नाक, नाम से विदित हो रहा है। अनुनासिक ऐसे शब्दों के उच्चारण में वायु मुंह तथा नासिक का दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु के समान होता है, जिसे आप लोग और हम सभी चंद्रबिंदु के नाम से जानते हैं। अनुनासिक स्वरों के प्रयोग में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, क्या नियम हैं, आइए हम समझते हैं। पहला, हिंदी में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। वही चंद्र बिंदु जो भगवान शिव की जटा के ऊपर चांद के समान होता है और मुस्लिम धर्म के अनुयायियों की जो ध्वजा है, धार्मिक ध्वजा, उसके ऊपर भी चंद्र और उसके अंदर जो सितारा होता है, तो ठीक उसी प्रकार का चंद्र बिंदु उसी से लिया गया, ये समझ लीजिए आप। परंतु शिरोरेखा पर मात्रा लगी होने पर चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही कौतूहल का विषय है, या समझने का या उलझन में पड़ने का एक ही कारण, एक ही वजह है कि शिरोरेखा पर जब मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है और पाठक और लेखक इस उलझन में उसे कई बार इस अनुनासिक को अनुस्वार मान लेते हैं और वर्ण विच्छेद में भी ये गलती करते हैं कि सर यहाँ पे बिंदी थी इसलिए हमने वर्ण विच्छेद इस हिसाब से की, परंतु वो चंद्र बिंदु होता है। और ये शिरोरेखा क्या होती है? सिर के ऊपर जो खींची गई रेखा। जब आप कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें वर्णों को जोड़ने के लिए ऊपर, वर्णों के ऊपर जो एक रेखा, सीधी रेखा खींचते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं शब्द, इनके ऊपर सीधी सरल रेखा जो है उसी को शिरोरेखा कहते हैं। और शिरोरेखा के ऊपर जब मात्रा लग जाती है तो चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द है, ऐसे शब्द भी हैं। गेंद, मैंने पहला जो गेंद लिखा है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हम वास्तव में गेंद लिखते ऐसी है, मानक दृष्टिकोण से यही सही है, लेकिन यहाँ पे बिंदी जो ग के ऊपर एक ही मात्रा है और उसके ऊपर एक बिंदी है, वो वास्तव में अनुस्वार नहीं है, वो अनुनासिक है। इसके लिए मैंने समझाने के लिए आपको उसके आगे गेंद लिखा है। गेंद आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें चंद्र बिंदु मैंने विशेष रूप से लगाया है, लेकिन मानक दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं है, केवल समझाने के लिए लगाया है। यहाँ पे इसी नियम का पालन किया गया है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है, ये तो आप ध्यान रखिए। हिंदी भाषा के अंदर मात्राओं में यदि आपने सावधानी नहीं बरती है तो अर्थ का अनर्थ होना निश्चित है, तय है। और इससे बचने की शुरुआत में हम लोगों ने अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ाने का निश्चय किया है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी इसके गलत प्रयोग से शब्द के जो अर्थ है वो बदल जाते हैं। शब्द के अर्थ, जब शब्द का अर्थ बदल जाता है, मैं किसी पत्र में आपको कुछ शब्द लिखूं किसी और दृष्टिकोण से और शब्द में बिंदी की वजह से या मात्रा की वजह से कोई अर्थ बदल जाए, आप गलत अर्थ ले लो, तो संप्रेषण के अंदर ये बाधा उत्पन्न करता है, आपसी बातचीत में ये गलत अर्थ प्रदान करता है।
इसको आप इंग्लिश में मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं, हो सकती है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है आपकी वर्तनी की शुद्धता। तो शब्द है, एक शब्द है ह स, इसके ऊपर यदि मैं बिंदी लगाता हूं तो होता है हंस, एक पक्षी। लेकिन मैं कहता हूं हंस, चंद्र बिंदु जब लगाता हूं तो मैं उसका उच्चारण इस प्रकार से करूंगा, हंस, हंसने की क्रिया। तो एक बिंदी और चंद्र बिंदु, एक अनुस्वार और एक अनुनासिक लगाने से एक ही प्रकार के जो शब्द थे उनका अर्थ बदल गया। तीसरा, उच्चारण के आधार पर अनुनासिक स्वर हैं जबकि अनुस्वार है वो व्यंजन है। बिल्कुल सही है, उच्चारण के आधार पर अनुनासिक स्वर है क्योंकि उनमें बदलाव नहीं होता, स्वरों के ऊपर लगते हैं। और अनुस्वार व्यंजन इसलिए है क्योंकि हमने नियम में पढ़ा था कि पंचम वर्ण क च ट त प, उनका वर्ण है वो रूपांतरित होता है एक विशेष स्थिति में, तब उसी वर्ग का कोई अंतिम पंचमाक्षर जिस भी वर्ग का आया हुआ हो उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण उस शब्द में उस पंचमाक्षर के तुरंत बाद आता है तो वो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो वो रूपांतरित हो जाता है, इसलिए वो अनुस्वार को व्यंजन माना गया। यहाँ पे कुछ शब्द है वो आपकी पाठ्य पुस्तक उनमें से मैंने दिए हैं, वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे शब्द हैं, इनको आप एक बार पढ़िएगा और प्रयास करिएगा लिख लिख कर समझने का कि इन शब्दों के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे कि अनुस्वार व अनुनासिक में क्या अंतर है, मूलतः अंतर क्या है। अनुनासिक स्वर हैं जबकि अनुस्वार मूलतः उच्चारण के आधार पर देखें तो व्यंजन है। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का नाम बहुत समान है, इसलिए अनुस्वार पहले आता है, पहले पढ़ाया मैंने आपको, बिंदी पहले आती है और चांद के साथ बिंदी बाद में आती है। इसलिए याद रखिएगा कि अनुस्वार और अनुनासिक, ये ध्यान रखिएगा। या आपको ट्रिक बताऊं जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। अनुनासिक को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुस्वार को, बिंदी को वर्ण में बदला जा सकता है। आप पंचम वर्ण में उसको बदल सकते हो। तो ये अंतर है कि अनुस्वार जो है उसको आप पंचम वर्ण में बदल सकते हैं, परंतु अनुनासिक को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर न लगी हों। वापस बोल रहा हूं, जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर न लगी हों। ऐसी कौन कौन सी मात्राएं हैं? छोटी की, बड़ी की, ए की, ऐ की, ओ की और औ की। जहां भी इन मात्राओं का प्रयोग होगा और अनुनासिक का प्रयोग होगा तो बिंदी के रूप में ही आपको चंद्र बिंदु नजर आएगा। चंद्र बिंदु नहीं दिखाई देगा, केवल बिंदी होगी वहां पे। तो हम कह सकते हैं कि अ, आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनके साथ ही आपको चंद्र बिंदु अपने मूल रूप में दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई देगा। उदाहरण के रूप में हम शब्द ले सकते हैं हंस, चांद, पूंछ। अंतिम बिंदु, शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिका के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है। जैसे ऐसे कुछ चुनिंदा शब्द हैं जिनके ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि छोटी ई, बड़ी ई, ओ, औ, ए, ऐ, इनकी जो मात्राएं जिस भी शब्द के ऊपर, जिस भी शब्द में वर्ण के ऊपर लगी होती है, वहां पे यदि चंद्र बिंदु लगाना है तो केवल बिंदी आएगी।
तो ये इसकी लिमिटेशंस भी हैं, और ये अनुस्वार अनुनासिक के मध्य जो एक अंतर है वो है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अनुस्वार और अनुनासिक के मध्य क्या अंतर है ये बखूबी समझ में आ गया, और किस प्रकार से अपनी वर्तनी में इनका प्रयोग करना है आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप इसका प्रयास कीजिएगा। मैं कुछ एक्टिविटीज आपको नीचे PDF में दूंगा, तो आप प्रयास कीजिएगा उनको ठीक करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे, और आपके जीवन में बिंदी और चंद्र बिंदु से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये कक्षा अच्छी लगी, शिक्षाप्रद लगी, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।